दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक सोयल एंड देयर मैनेजमेंट का है, यानी समस्याग्रस्त भूमि एवं उसका प्रबंधन जो विषय है उसका यह वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको 25 ऐसे गर्मागर्म प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके पेपर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मैं गारंटी करता हूं, क्योंकि जो भी प्रश्नों को शामिल किया गया है ये प्रश्न 110% आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन हैं, आपके सिलेबस पे आधारित हैं, तो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी तो गारंटी है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको नुकसान हो जाएगा, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मेरा मेहनत भी सफल नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा देख करके भाग जाएंगे तो वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, क्योंकि आपके जितने भी पेपर्स होने वाले हैं, फोर्थ का, सिक्स का, सेकेंड का, या फिर कोई भी आपका सवाल हो रिजल्ट से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, उसका सभी का जवाब आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बस इतना ही कहूँगा। अब इतना कहने के बाद प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको शुरू करूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब यहाँ से प्रश्नों का सिलसिला में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप प्रश्नों को समझते जाइए। पहला प्रश्न है, लवणीय मृदा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लवणीय मृदा को और क्या कहते हैं, तो लवणीय मृदा को रेह कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा सोयल साइंस में रेह मिट्टी, तो लवणीय मृदा को रेह कहा जाता है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो कहाँ स्थित है, का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये आपका कहाँ है, तो ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न को 100% गारंटी है पूछेगा, ठीक है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। और नेक्स्ट है, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड का बात किया जा रहा है, कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, तो 142 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। ये यहाँ पे भारत का टोटल क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा, इसको ध्यान में रखना है, आपको गड़बड़ी नहीं करना है। तो भारत का कुल एग्रीकल्चरल लैंड कितना है, तो 142 मिलियन हेक्टेयर है। और नेक्स्ट है, भारत में वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वार्षिक वर्षा का पूछा जा रहा है, तो भारत में बात करें तो भारत में 190 mm, यानी 190 mm क्या होता है, बारिश होता है प्रति वर्ष। और नेक्स्ट देखते हैं, अवनालिका को किसके द्वारा हटाया जाता है। तो दोस्तों अवनालिका को समतलीकरण के द्वारा हटाया जाता है। और केवल अवनालिका को ही नहीं, खेत में जो भी उबड़ खाबड़ जगह हो, या फिर सभी को पता है कोई भी ऐसा अनवांछित चीज़ है जिसको आप हटाना चाहते हैं, ऊंच नीच वाला चीज़ को, तो आप समतलीकरण कर देते हैं, करा देते हैं, तो आपका हट जाता है। तो अवनालिका को भी हटाने के लिए समतलीकरण का ही प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और इसी तरह के सभी वीडियो में समझाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। वरना वीडियो तो आप बहुत देखते होंगे, बहुत सारे चैनल्स का देखते होंगे, लेकिन आपको बढ़िया समझना है और उपयोगी वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे को भी करिए, लेकिन उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल का इतिहास है। जितने दिनों से पेपर का तैयारी कराया जा रहा है सेमेस्टर एग्जाम का, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट एग्री मस्ती का आता है, ठीक है। छात्र इसका खुद गवाह है, जो कई दिनों से या फिर कई वर्षों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भूगर्भिक क्षरण को और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको आप पैकेट में लिख करके रख लीजिए, इस प्रश्न को पूछा जाएगा। भूगर्भिक क्षरण को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों भूगर्भिक क्षरण को प्राकृतिक क्षरण या सामान्य क्षरण के नाम से जाना जाता है। क्या, प्राकृतिक क्षरण या सामान्य क्षरण के नाम से जाना जाता है भूगर्भिक क्षरण को। और नेक्स्ट है, त्वरित क्षरण किसके कारण होता है। तो दोस्तों त्वरित क्षरण किसके कारण होता है, तो ये आपके हवा और जल दोनों द्वारा होता है, ठीक है। त्वरित क्षरण हवा और जल दोनों से होता है। और नेक्स्ट है आपका, अवनालिका क्षरण किसका बृहत रूप है। तो दोस्तों अवनालिका क्षरण किसका बृहत रूप है, तो वर्षा बूंद क्षरण का, यानी जिसको इंग्लिश में स्प्लैश इरोजन कहा जाता है। तो अवनालिका क्षरण जो है ये वर्षा क्षरण का, वर्षा बूंद, अवनालिका क्षरण जो है ये वर्षा बूंद जो क्षरण होता है वर्षा का बूंद से, उसका बृहद रूप है, उसका बड़ा रूप है। और स्प्लैश इरोजन में क्या होता है, जब मिट्टी पे पानी पड़ता है तो वहाँ से जो उसके धूल कण होते हैं उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, दूसरे जगह जाकर गिर जाते हैं। ऐसे गिरते गिरते वहाँ नाली के जैसा बन जाता है, तो इसको अवनालिका क्षरण कहते हैं। और ये वर्षा बूंद से शुरू होता है, और वर्षा बूंद से जो क्षरण होता है उसी का ये बड़ा रूप होता है, अवनालिका क्षरण। और नेक्स्ट है, जल क्षरण के
जल क्षरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जल क्षरण आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इससे 3 प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे एक ही बार में तीनों नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक एक करके भी पूछा जा सकता है। तो जल क्षरण के तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक फर्स्ट होता है सीट इरोजन, यानी जिसको परत क्षरण कहा जाता है, और नेक्स्ट है रील इरोजन, ठीक है, और ये आपका रील इरोजन हो गया, और ये हो गया आपका गली इरोजन। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इन्हीं सब प्रश्नों को पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है कौन से मृदा वर्ग कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी हैं? दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मृदा वर्ग जो है उसमें कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनुपयोगी होता है। तो वर्ग जो होता है, वर्ग 5 से लेकर के जो 8वां वर्ग है, वर्ग 5 से लेकर के 8, इसमें ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न को भी पूछा जाएगा, ये 100% आपका गारंटी करता हूँ। और सबसे ज़्यादा लवण प्रतिरोधी फसल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लवण प्रतिरोधी फसल जो है वो आपका कौन सा है? तो कपास है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लवण प्रतिरोधी किसमें कौन सा है? तो कपास है। और नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस। तो दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से गैस उत्तरदायी हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए 3 गैस उत्तरदायी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। इन तीनों में से अगर आपको मिले अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस, अम्ल वर्षा का कारण किस गैस से होता, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है, तो इन तीनों में से आपको कोई भी मिले, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऊबड़ खाबड़ मृदाओं में सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है? तो दोस्तों ऊबड़ खाबड़ मृदाओं में जो बहुत ऊंच नीच है, उसमें सबसे सिंचाई की जो उत्तम विधि है वो कौन सा होगा? वो स्प्रिंकलर यानी बौछारी सिंचाई होगा, ठीक है। वो ऊपर से बौछार मारेगा, बौछार फेंकेगा, तो वो उसको नीचे से ऊबड़ खाबड़ भूमि से मतलब नहीं है, सब फसल का सिंचाई अच्छे से हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ मृदाओं के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है आपका बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। और नेक्स्ट है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्रारंभ हुआ, यानी दोस्तों रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ? तो ये आपका 1928 से शुरू हुआ। कब? 1928 से शुरू हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं बंजर भूमि का आर्थिक उत्पादन क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों बंजर भूमि का जो आर्थिक उत्पादन क्षमता है इसमें 20% से कम होता है। और यहाँ पे आर्थिक उत्पादन क्षमता का मतलब ये है अगर आप इसमें कोई भी क्रॉप लगाते हैं, बंजर भूमि में कोई भी फसल लगाते हैं, तो उसमें आर्थिक उत्पादन क्षमता जो होगा आपका 20% से कम होगा, ठीक है, या फिर 20% तक होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। और नेक्स्ट है मृदा कणों के विकर्णी पिंडन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों मृदा कणों के विकर्णी पिंडन के लिए आवश्यक तत्व आपका सोडियम है, Na है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय मृदा में भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसके नीचे प्रश्न है क्षारीय मृदा में भूमि सुधारक के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस दोनों प्रश्न को पूछा जाएगा, आप इसको रख करके लिख करके रख लीजिए कहीं। तो अम्लीय का बात करें तो अम्लीय मृदा में भूमि सुधारक के रूप में चूना का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों चूना क्या होता है? क्षारीय होता है, तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बना देता है, तो भूमि सुधर जाता है। और बात करें क्षारीय मृदाओं को भूमि सुधारक के रूप में, क्षारीय मृदाओं में किसको यूज़ करते हैं? तो क्षारीय मृदाओं में भूमि सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जिप्सम क्या होता है? ये अम्लीय होता है। जब क्षार और अम्ल मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, तो उसका जो है न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर आपका भूमि सुधर जाएगा। और खेती के लिए कैसा भूमि चाहिए? लगभग न्यूट्रल भूमि चाहिए, ना ज़्यादा अम्लीय और ना ज़्यादा क्षारीय चाहिए। और नेक्स्ट है आपका मृदा कणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मृदा कणों के एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको ही हम लोग मृदा क्षरण कहते हैं या फिर सोयल इरोजन कहते हैं, ठीक है। जब मृदा यहाँ से वहाँ चल जाएगी बह के या हवा में उड़ के, तो वो मृदा क्षरण ही कहलाएगी। और नेक्स्ट है रॉक फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो दोस्तों रॉक फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत मात्रा लगभग आपका 20 to 40% यानी 20 से 40% होता है। और नेक्स्ट है नाइट्रीकरण किस मौसम में तेज होता है? तो दोस्तों नाइट्रीकरण का जो प्रक्रिया है ये ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के दिन में काफ़ी तेज होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको इस वाले वीडियो का PDF नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम में इसका PDF आपको पेपर के टाइम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस वीडियो सीरीज का, वायु क्षरण सबसे ज़्यादा किस मृदा में होती है? तो दोस्तों वायु क्षरण सबसे ज़्यादा किस मृदा में होती है? तो ये होता है आपके बलुई मृदाओं में, ठीक है, रेतीली मृदाओं में। और आपको पता होगा जो बलुई मृदा होते हैं वो हवा में तुरंत उड़ जाते हैं, तो इसके कारण क्षरण होने लग जाता है।
तो वायु क्षरण सबसे ज़्यादा आपके किस मृदा में होती है, तो ये बलुई मृदा में होती है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक आप लोग एग्री मस्ती को ऐसे ही प्यार देखते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।